जिन्होंने कई गाने गाए हैं, कई कविताएँ लिखी हैं, लेकिन उनको फ़ेम मिला चंडीगढ़ दा चस्का गाने से। तो मेरे साथ में हैं शक्ति चंद्राना जी, चिट्टा ज़्यादा चल रहा है। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ संदेश दीजिए। कि जो युवा जो हमारे हैं वो इस बात को ख्याल रखें कि आपका जो दोस्त है, आपकी जो संगत है, आपके जो साथी हैं, आप ऐसे साथियों का ही चयन बिल्कुल ना करें कि जो आदमी आपको जो है वो इस गलत रास्ते पर ले जाने वाले हों। वैसे तो आपने काफ़ी फ़ेमस कविताएँ लिखी हैं, काफ़ी फ़ेमस गाने गाए हैं। तो कुछ फ़ेमस जो गाने और कविताएँ आप नाम भी बता दीजिए और अगर लिरिक्स आप थोड़ा-सा बता दें। गड़े चुक्की चल रहे पानी है जो तू गोरे तेरे पैर का, ये बहुत पॉपुलर हुआ। दंदे वाली पीड़ बुरी, ताड़ू में कट दी चढ़ाका, दिखा कोई चेलड़ू में ऐसा उठ दिया ठाका। सरी मोल के साथ में एक गांव पड़ता है, वहाँ से एक लड़का शादी वाले दिन अपना जो है वो धाम वाले दिन अपनी बहू को अपनी नवविवाहिता जो उस लड़की ने फिर आगे शादी नहीं की। आज भी आपको जो है वो गाँवों में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो वास्तविकता, वो संस्कार जो हैं वो आज भी गए नहीं हैं, वो गांव में अभी जीवित हैं। दिलों दी कहानियां हो दिल पर जानियां, दिलों दियां गल्लां नी ओ दिलां पर लानियां। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास में। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जो सोशल कामों में भी सबसे आगे रहती है, जिन्होंने कई गाने गाए हैं, कई कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनको फेम मिला चंडीगढ़ दा चस्का गाने से। तो मेरे साथ में हैं शक्ति चंद्राना जी। शक्ति चंद्राना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि सबसे पहले लोगों को, मेरे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका मोटिवेशन फिटनेस क्लब जो है इसको आप चला रहे हैं विकास जी, मैं इसके सभी दर्शकों को और आपका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मूल रूप से मैं गांव चौवा का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं सेटल हो गया हूँ बैजनाथ में, बाबा भोलेनाथ जी के श्री चरणों में। तो जहाँ तक आपने मेरे जीवन वृत्त के बारे में पूछा है, तो इस वक्त लगभग 80 साल मेरी उम्र होने जा रही है और यहीं इसी इलाके में रहा हूँ, जन्मा हूँ, पला बड़ा हूँ। तो कुदरती बात है कि यहाँ के परिवेश का विशेष जो प्रभाव है वो रहता है। मेरा ख्याल है कि 1951-52 के आसपास जो है वो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई थी और फिर उसके बाद जो है वो मुझे जलंधर डीएवी कॉलेज सनातन धर्म स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। 8वीं के बाद फिर मेरा 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो है वो लंबागांव में हुई। तो वहाँ से उसके बाद फिर मैं कॉलेज चला गया, डीएवी कॉलेज जलंधर। तो ग्रेजुएशन वहाँ से 1968 में की और उसके बाद फिर आगे चलता गया सिलसिला। बतौर टीचर बीएड करी राजस्थान से की, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और मैं 1971 में जो है वो एजुकेशन में एज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको स्नातक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कहते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट। ये सिलसिला चलता रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बाद में चल करके फिर 85 से लेकर के 90 के बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन की हिंदी में की पहले, फिर उसके बाद इंग्लिश में की। तो ये सिलसिला जो है वो फिर चलता चला गया। ज़्यादा करके नौकरी मेरी जो है वो ज़िला कांगड़ा में हुई है और विशेष करके जो है वो पपरोला में ज़्यादा हुई है। लेकिन 4 साल मैंने लंबागांव हाई स्कूल में भी मेरा अपना वो स्कूल था, विद्यालय था। और ये सौभाग्य की बात होती है कि जहाँ पर आप पढ़े हों वहाँ पर आपको अगर नौकरी करने का मौका मिले तो वो अपने आप में बड़ी गौरव की बात होती है। तो मैं लंबागांव में भी लगभग 4 साल रहा, सन 1979 से लेकर के 83 तक बतौर एनसीसी ऑफिसर जी रहा मैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर जब मेरी प्रमोशन हुई तो 1995 में बतौर लेक्चरर 4 साल दियोड़ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहा, 4 साल बालकृपी स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहा, 1 साल आपके वारना में रहा। बहुत अच्छे स्कूल मिले और ये गौरव की बात थी कि शिक्षा विभाग में नौकरी जो है वो
कलयुग है, इसमें अगर गुरु के तौर पर नौकरी करने को मिल जाए तो इससे बढ़िया और कोई मतलब बात सौभाग्य की नहीं हो सकती। तो ये मेरे लिए परमात्मा के शायद कोई शुभ कर्मों का फल होगा कि मुझे ये विभाग मिला। वैसे मेरी बेसिकली मेरी मन की इच्छा थी सेना में जाने की, लेकिन वो शायद हो सकता है कि मेरे किस्मत में वो सेना का अंजल नहीं होगा। लेकिन ये हुआ कि उसकी सब्लिमेशन हुई फिर जा कर के, जब मैं बतौर एनसीसी ऑफिसर 20 साल रहा, तो उसमें आर्मी अटैचमेंट्स के साथ और सारी चीज़ें जो थी उनके साथ रहे, कोर्स किया ओटीएस में जा कर के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में, तो ये एनसीसी का, तो उससे फिर ये है कि जीवन जो था वो बड़ा सुव्यवस्थित, डिसिप्लिन सीखा। और मैंने आपको ये कहना चाहता हूँ यूथ के लिए, आज का जो यूथ इस वक्त जो भटक रहा है, अगर हमारा आज का यूथ जो है वो अपनी इस जिम्मेवारी को समझे, तो सबसे पहला काम है कि वो अपने आत्मिक, अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अनुशासन को अपना ले। उसके रास्ते की कोई रुकावट जो है वो फिर उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है अनुशासन, और ये मैंने सीखा जब मैं एनसीसी में गया, और कुछ संस्कार भी बुजुर्गों के अच्छे मिले, पीछे से मोटिवेशन अच्छी थी माता पिता के द्वारा। तो ये एक मेरा सौभाग्य रहा, मेरा परिवेश बहुत अच्छा रहा। क्या छोटी उम्र से ही आप गाने लिखते थे या कविताएं जो लिखते थे छोटी उम्र से शुरू किया था, या मतलब बाद में किया? मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि मैं जब मेरा ख्याल है पहली दूसरी क्लास में पढ़ा करता था, इवन जब मैंने स्कूलिंग शुरू नहीं की थी, तो मेरे घर में एक ऐसा संगीतमय वातावरण हुआ करता था। मेरे दादाजी जो थे वो गाया करते थे, और वो रामायण की चौपाइयाँ और इस तरह के जो भजन थे उनको गाया करते थे। आगे चल कर के मेरे फादर साहब के पिताजी भी मेरे जो थे वो बहुत अच्छा स्वर था उनका, और वो भी बहुत बढ़िया गाया करते थे। तो मैं बच्चा होने के नाते उनको मैं सुना करता था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका पारिवारिक वातावरण कैसा है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि दादाजी जो थे वो ब्रह्मानंद, एक भजन माला है, इतना सा गुप्ता है, ब्रह्मानंद का भजन माला था, और वो सारे के सारे गीत जो हैं वो क्या शानदार गीत भजन लिखे हैं। तो उन भजनों को गाया करते थे, तो मैं उनको सुना करता था। तो जब मैं सुनते जब मैं उनको सीखने लग गया और गाने लग गया, तो मेरे को लोग गाँव के, मेरे आसपास के कोई खेतों में लगे हुए हैं, कोई कहीं ओए मुन्नू इधर आ, भजन सुना, ये सुना, वो सुना गाना। तो जब मैंने उनको वो बैठ करके वो सुनाने, तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट करना। और मतलब मेरे को याद है कि शायद बचपन में लंबा गांव में बख्शी प्रताप सिंह जो चढ़ियार के एक हमारे नेता हुए हैं पंजाब टाइम पर, वो आए और उनका कार्यक्रम था लंबा गांव में, तो मुझे खड़ा कर दिया स्टेज पर। छोटा सा था मेरे घर 5-6 साल का, क्योंकि आप गीत सुनाएंगे। तो मैंने वो वहाँ पर एक भजन जो है वो उसके ब्रह्मानंद का एक भजन सुना है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लिखता मैं नहीं था, लिखने की जो मुझे शुरुआत मेरी लिखने की हुई है, गाने की तो ज़रूर थी, पहले से ही मैं भजन गाया करता था, दूसरे पहाड़ी गीत गाया करता था। लेकिन जो लिखने की शुरुआत हुई वो हुई जब मैं मतलब कांगड़ा में ट्रांसफ़र हुआ किन्नौर से। तो कांगड़ा में आकर के बैजनाथ में जब कुछ लोगों के संपर्क में आया, तो वहाँ पर जो है वो आज के बहुत मशहूर जो हमारे साहित्यकार हैं आदरणीय डॉक्टर गौतम व्यतीत जी जो नेरटी के हैं, प्रेम भारद्वाज जी जो दिवंगत हो गए हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, शेष अवस्थी जी शेष जो पपरोला के रहने वाले थे, बहुत अच्छे, ओम प्रकाश प्रेमी, मनोहर सागर पालमपुरी जी, और कुछ कोटि के लोग जो थे वो ये इनके संपर्क में आने थे। प्रकाश प्रेमी जी में भाई इनके संपर्क में जब आए, तो वहाँ से फिर एक कार्यक्रम हो रहा था बैजनाथ में रात को कवि सम्मेलन, और किसी ने मेरे को बोला कि अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो आप भी उसमें आइए, और वहाँ पर जो है वो लेखकों का एक गोष्ठी हो रही है, तो उसमें आप आइए। तो फिर विकास जी मैंने ना फर्स्ट टाइम ट्राई की है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि वो मेरा पहला गीत था, गड़े चुक्की चल पानी है जो तू गोरे तेरे पैर कसते। खुद लिखा? हाँ, मेरा अपना वो मतलब वो 2-3 दिन के बीच में वो गीत मतलब लिखा गया,
और वैसे तो मेरे को पता नहीं था कि मैं इसको मतलब ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। लेकिन जब मैंने वो गीत वहाँ पर जो है वो, क्योंकि मैं यंग था बिल्कुल, तो जितने वरिष्ठ लोग होते हैं एक दस्तूर होता है कि पहले यंग से बुलवाया जाता है, युवाओं से, उसके बाद वरिष्ठ को मौका दिया जाता है। तो उस कार्यक्रम में रात को वो कार्यक्रम चला कोई 1-2 बजे तक, और उस कार्यक्रम में मैंने ये गीत जो था वो प्रस्तुत किया और लोगों ने उसको बहुत एप्रिशिएट किया, प्यार दिया बहुत। खास करके हमारे डॉक्टर गौतम व्यथित जी थे, प्रेम भारद्वाज जी थे, शेष अवस्थी थे और पीयूष गुलेरी वगैरह, पीयूष गुलेरी जो आज मतलब दिवंगत हैं। तो इनका सबका जो है वो प्यार और मार्गदर्शन मिला, तो बहुत अच्छे ढंग से जो है वो हमने वो किया। और वो गीत आप हैरान होंगे कि ये पहला गीत था मेरा, और ये पहला ही गीत जो है वो मेरा इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ, क्वार्टर में बैठा हुआ था, मैं जब कृष्ण नगर में था, तो ट्रांजिस्टर रखा हुआ था और ये शिमला से ब्रॉडकास्ट होने लग गया आपका गाना? हाँ, और मैं हैरान हुआ, मैंने कहा गीत मेरा लिखा हुआ, गा कौन रहा है? तो किसी ने वो गीत सुन करके नोट किया था और वो मेरे मित्र निकले। फिर बाद में वो मेरे साथ नौकरी हुई, कश्मीरी लाल गुप्ता जी, जो मतलब बिलासपुर के रहने वाले, और वो उनके ससुराल जो हैं वो पपरोला में हैं। तो वो गा रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो शिमला से, और मैं सुन रहा हूँ और मैं हैरान, और मैं मतलब खुश हो रहा हूँ कि यार मेरा गीत गाया। बाद में यही गीत जो था वो मेरे ख्याल धीरज शर्मा ने भी गाया, संजीव दीक्षित ने भी मेरा वो कॉपी की कुछ गीतों की, मतलब जो दंतेवाड़ी पीड़पुरी, बड़े पॉपुलर गीत हुए ये। तो वो पहला गीत था, वहाँ से मेरी शुरुआत। वैसे तो आपने काफ़ी फेमस कविताएं लिखी हैं, काफ़ी फेमस गाने गाए हैं, तो कुछ फेमस जो गाने और कविताएं आप नाम भी बता दीजिए, और अगर लिरिक्स आप थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बिल्कुल मैं आपको आपके दर्शकों को और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, लिखने वाला जो लिख देता है उसमें ये कोई आवश्यक नहीं होता कि आपने 100 रचनाएं लिखी, उनमें से 100 की 100 आपकी जो है वो हिट हो जाएंगी। ये माँ सरस्वती की देन होती है, माँ बीणा पानी की देन होती है। उसने कब क्या आपसे लिखवाना है, बशर्ते ये कि अगर आपके अंदर जो है वो ये है कि आपने कुछ लिखना है और अच्छा लिखना है और समाज को देना है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत अच्छे गीत जो थे वो मेरे पहाड़ी में निकले, और हिंदी में भी मैंने गीत लिखे। एक किताब मेरी हिंदी गीतों की निकली है, वेदना के स्वर, उसमें सारे के सारे लगभग जो हैं वो विरह गीत हैं, और बहुत अच्छे गीत हैं, लगभग 125-30 गीत उसमें हिंदी के प्रकाशित हुए हैं। लेकिन जो पहाड़ी में है वो गीत आपके जो हैं वो जैसे मैंने आपको बताया, गड़े चुप्पी चल्ले पानी, ये तेरे गोरे तेरे पैर कसते, ये गीत जो था वो मैं एज एनसीसी ऑफिसर, एक स्टेट डे मना रहे थे, हम स्टेट का डे मना रहे थे एनसीसी का, जैसे हमीरपुर में। तो वहाँ पर बिलासपुर की लड़कियाँ जो थी वो घड़े बढ़िया से रंग करके बना करके, घाघरा चोली पहन करके, और बिलासपुर कॉलेज की लड़कियां जब उन्होंने वो गीत प्रस्तुत किया तो आई वॉज जंपिंग, मतलब मैं अपनी सीट पर बैठ के खुश हो रहा था कि यार देखो, बिलासपुर से लड़कियां जो है वो कॉलेज की और मेरे इस गीत को गा रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं। गड़े चुक्की चल रहे पानी है जो तू गोरे तेरे पैर का, ये बहुत पॉपुलर हुआ। दंतेवाड़ी पीड़ बुरी, ताड़ू में कट दी चढ़ाका, दिखा कोई चेलड़ू में ऐसा उठ दिया ठाका। ये गीत वर्चुअली लोग सोचते हैं कि ये दांत की दर्द के लिए लिखा है, ऐसा नहीं था। ये दांत के दर्द का तो गीत था ही था, लेकिन ये उस समय लिखा गया जब पंजाब में जो आतंकवाद था वो चरम पर था, और वहाँ पर जो है वो लोगों को बसों से उतार करके मार रहे थे। और उस समय मैंने ये गीत लिखा, तो तब ये बोडोलैंड वगैरह और असम की तरफ भी एक कार्य जो थी समस्या हमारी इंसर्जेंसी की चली हुई थी, और बहुत सारी स्टेटें डिस्टर्ब हो रही थी, कश्मीर डिस्टर्ब हो रहा था। तब मैंने देखा कि आदमी के 32 दांत होते हैं, और 32 ही उस समय स्टेट्स थी पूरे हिंदुस्तान की, लगभग यूनियन टेरिटरीज को मिला के। अच्छा। तो वो गीत दंतेवाड़ी पीड़ बुरी, ताड़ू में कट दी चढ़ाका, दिखा कोई चेलड़ू में ऐसा उठ दिया ठाका। तो वो चेलड़ू जो भाव था ना, वो था कि एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर कोई बैठे उस जगह पर, अच्छा, और इस देश को जो है वो बिखरने से, जिसको सरदार पटेल जी ने 546 रियासतों को
पूरी इकट्ठा करके जो है वो मतलब इकट्ठा करके एक रिपब्लिक यूनियन बनाया। भी वो इसको संगठित रखे और ये एक देश जो है वो एक अखंड भारत जो है वो बने। वरना हम लोग गुलाम क्यों हुए? हम गुलाम इसलिए हुए कि हमारे जितने भी पीछे रियासतें थी वो छोटी-छोटी रियासतें हमारे भारतवर्ष की, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत धनाढ्य थे हम लोग उन रियासतों में भी, लेकिन वो आपस में लड़ती रहती। वो एक मतलब एक देश की एकता और अखंडता को पूरी तरह प्रदर्शित नहीं कर रही थी वो स्टेट्स जो थी। तो उससे फिर क्या हुआ कि हमें वो समय याद आया जिसको हम कहते हैं आपका विक्रमादित्य का, चाणक्य का समय जो था वो मतलब वो समय कि किस तरीके से उन्होंने भी उस समय प्रयास किया था। तो वो चीज़ थी, तो उसको लेकर के ये गीत जो था वो लिखा कि दिखा कोई चेलड़ू में हो, ऐसा उठ दिया ठाका। तो ये था। तो ये गीत काफ़ी पॉपुलर हुआ। लगना दे बिछड़े साथी लगना ने मिलते, ये 1971 की वार में बहुत गीत पॉपुलर हुआ ये, और लोगों ने सुनना और रोए। मैंने देखा है कि जो सुनते थे लोग इस गीत की, ये हकीकत पर मतलब निर्धारित है। आपके ये सरीमोल के साथ में एक गांव पड़ता है, वहाँ से एक लड़का शादी वाले दिन अपना जो है वो धाम वाले दिन अपनी बहू को अपनी नवविवाहिता जो छड्डी की कने करें अपने कने से बांग्लादेश बाहर से चला गया। विद इन 7-10 डेज इसके शहादत की खबर आई। और वो लड़की जो थी वो बाद में सुजानपुर में, अगर आप उसका भी इंटरव्यू कभी करेंगे तो आप जाइए गांव पलेटा में, बिजली दफ्तर से आपको एसडीओ के ऑफिस से वहाँ से मिल जाएगा उसका रेफरेंस। उस लड़की ने फिर आगे शादी नहीं की और वो यहाँ पर नौकरी की। उसने अभी पीछे जैसे जो है वो रिटायर हुई। तो वो ये लोग थे जिन लोगों ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। जाने वाला शहीद तो कुर्बानी दे के गया ही है, लेकिन एक युवा लड़की जिसकी 15, 16, 17 साल उम्र है और वो अपनी इस मतलब युवावस्था में जो मतलब अमर सुहागिन हो जाती है, तो उसके बारे में सरकार ने उसका क्या किया, सरकार ने इन ऐसे लोगों के प्रति क्या अपनी जो जिम्मेवारियां निभाई नहीं निभाई, तो वो आपको जब आप उसका इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। चस्का लग गया चंडीगढ़ का जो है वो एक्चुअली गीत मेरा ये इसके लिए मैं आपके दर्शकों का भी और पूरे के पूरे हमारा जो हिमाचली और बाहर के सूबों से भी मुझे फ़ोन आए, इवन आपके राजस्थान से फ़ोन आए, मुझे यूपी से फ़ोन आए, हरियाणा से फ़ोन आए, और इवन ऑस्ट्रेलिया और बाहर के देशों से भी फ़ोन आए कि आपका ये गीत जो है वो आपने। मैंने कहा मैंने तो क्या लिखना था, माँ सरस्वती ने लिखवाया। लेकिन उसके पीछे की बात मैं आपको बताता हूँ, जो दर्द था उस गीत में मेरा वो ये था राणा जी कि मैं जब गांव में घूमता हूँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गांव में घरों में बहुत सारे घरों में ताले लटके हुए हैं, और वो जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं वो कहीं पर तो हैं उन घरों में रह रहे हैं, लेकिन कुछ घरों में ताले लटके हुए हैं। और वो बच्चे जो हैं वो अपने उन घरों को छोड़ करके कोई चंडीगढ़ सेटल हो रहा है जा करके, कोई दिल्ली हो रहा है, कोई बॉम्बे हो रहा है, कोई विदेश में जा रहा है तो वहीं सेटल होकर रह रहा है। तो अपनी वो जो संस्कृति थी, जो अपना परिवेश था, जो एक सुकून था, जहाँ उनकी जन्मभूमि थी, उसको छोड़ करके वो लोग बाहर जा रहे हैं। तो मुझे वो दर्द उठा, तो मैं उसको सोचता रहा मतलब। और वो गीत जो था वो एक चस्का लग गया चंडीगढ़ का, इस गीत के रूप में जो है वो हमारी जो सामाजिक विकृतियाँ पैदा हुई वो उस गीत में जो है वो उभर करके आई, जिसमें वातावरण भी वहाँ का जो है वो उसका भी वर्णन आया, कंपैरिजन भी हुआ, उसका तुलना भी हुई चंडीगढ़ और दिल्ली और ये मेट्रो सिटीज़ जो हैं इनके जो आपका प्रदूषण है उसको लेकर के, वहाँ के वातावरण को, और यहाँ का खुला वातावरण जो हमारे हिमाचल का गाँवों का है। आज भी आपको जो है वो गाँवों में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो वास्तविकता, वो संस्कार जो हैं वो आज भी गए नहीं हैं, वो गाँव में अभी जीवित हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि अगर आपने लोक संस्कृति को देखना है, ढूंढना है, अगर आपने लोक संस्कृति के साथ अपने रूबरू होना है, तो आज भी आप गांव में आइए। अभी तक भी वो संस्कृति और समाज के अंदर वो संस्कार जो है वो जीवित हैं। वरना आपके चंडीगढ़ में एक मकान के एक ही माले के ऊपर रहने वाले लोगों को एक दूसरे का पता नहीं है कि मेरे पड़ोस में सामने दरवाजे में कौन रह रहा है। वो क्या जीवन है?
लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर मेरे को यहाँ पर मैं आपके आज अपने गाँव में जो पे मेरा पैतृक गाँव में बैठा हूँ, लेकिन अगर मेरे को पूछे कि जी फलां आदमी का घर कहाँ है, तो मैं 10 किलोमीटर के रेडियस में बता दूंगा कि हाँ वे फलां आदमी उस गांव का है और वहाँ पर है। तो ये है वो ग्रामीण की हमारे जो सभ्यता है, ग्राम्य जीवन की। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि हमारा वास्तव में भारत जो है वो गाँवों में बसता है, हमारी सभ्यता गाँवों में है, हमारी संस्कृति गाँवों में है। हमें इसको जाने नहीं देना है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे गांव एज इट इज़ रहें, हम इनका शहरीकरण ना करें। तो ये है। तो आपने बात की कि गीत अगर आप गुनगुना के अगर आप चाहें तो मैं एक दो मुखड़े जो हैं वो उनके कोशिश करता हूँ जो मुझे याद आते हैं। सबसे पहले तो ये धंधे वाली पीड़ बुरी, इसके 2 शब्द बोलता हूँ। ओ धंधे वाली पीड़ बुरी, तालुएं कड दी चढ़ाका हो, दिखा कोई चेलड़ू में ओ इसा, उठ दिया ठाका हो, धंधे वाली पीड़ बुरी, तालुएं कड दी चढ़ाका। दंद चिटड़े मेरे चंबे दियां कलियां, नजरी कुस दियां लगियां जलियां, ओ पुटने जो फिर दे बड़े दिखी, हिल दिया मारी तड़ाका हो, धंधे वाली पीड़ बुरी, तालुएं कड दी चढ़ाका हो, धंधे वाली पीड़ बुरी, तालुएं कड दी चढ़ाका। एक निकली तां होर भी जाने, चट तो पा कुसी वैद्य सियाने, ओ फिरी पछताना कजो, ओ फिरी पछताना कजो जा, हो जाना खीर गड़ाका हो, धंधे वाली पीड़ बुरी, तालुएं कड दी चढ़ाका। तो ये 1-2 स्टैंजे और हैं इसके। जहाँ तक ये चस्का लग गया चंडीगढ़ का, 1-2 इसके आपको गुनगुनाता हूँ। चस्का लग्या चंडीगढ़ दा ए, दिल लगदा नी सुरगानी, ताजी हवा हुण नी गमदी मित्रो, ना मगरूरा पानी। चस्का लग्या चंडीगढ़ दा ए, दिल लगदा नी सुरगानी, हुण सुनम सुन्ने टपरू मित्रो, सुनम सुनिया बाटा, हुण कर कर जंदरे लगे मित्रो, खड़ियां मंजियां खाटां, हुण गबरू फिरन कुआरे मित्रो, मिलदे नी अज हानी। चस्का लग्या चंडीगढ़ दा ए, दिल लगदा नी सुरगानी, ताजी हवा हुण नी गमदी मित्रो, ना मगरूरा पानी। हुण पैंट पलाजो पांदे ने, कुण चोलियां डोरियां लांदे, हुण पैंट पलाजो पांदे ने, कुण चोलियां डोरियां लांदे, हुण पिज्जा बर्गर चलदा है, कुण पत्त पटूरू खांदे, हुण गौआ फिरन अवारा मित्रो, कूणा टंगी मधानी। चस्का लग्या चंडीगढ़ दा ए, दिल लगदा नी सुरगानी, ताजी हवा हुण नी गमदी मित्रो, ना मगरूरा पानी। तो ये इसका है। एक बड़ा पॉपुलर गीत मेरा पसंद किया लोगों ने, दिलां दियां हानियां हो दिल भर जानियां, दिलां दियां गल्लां नी ओ दिलां पर लानियां हो, दिल भर जानियां हो, दिलां दियां हानियां हो, दिलां दियां गल्लां नी ओ दिलां पर लानियां। चल 2 दिन
चल 2 दिन कर लइए सैर, कल आसानियों मिलना हो। चल 2 दिन कर लइए सैर, कल आसानियों मिलना। तो मेरे ये गीत आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे। मैंने अभी पिछले 1-2-3 महीने पीछे जो हैं वो 4 गीत अपने बाबा बालकनाथ जी के ऊपर मेरे लिखे हुए हैं भजन, वो मैंने डाले। तो उनको भी आपके दर्शक जो हैं वो सुनेंगे और शेयर करेंगे अधिक से अधिक, तो अच्छा होगा। मैं आपको उनमें से एक गीत के 2 भजन के बाबा बालकनाथ के वो सुनाता हूँ, आपको पसंद आएंगे। कानू डेरा बाबा पौड़ हेठ चुकिया, जोगी केड़ियां गल्लां तो अज रुसिया। कानू डेरा बाबा पौड़ हेठ चुकिया, जोगी केड़ियां गल्लां तो अज रुसिया। लगदा नी जी गौआं चारा नहीं खांदियां, आंडनी गुआंडनी ने तन मैनू लांदियां। गौआं तेरी नी जुदाई विच हो गईयां शुदाई, दुध औसरां दे वांग सारा सुक्किया। जोगी केड़ियां गल्लां तो अज रुसिया, जोगी केड़ियां गल्लां तो अज रुसिया। तेरे दर वाली बाबा शान निरालीए, बच्चियां दी आके जिन्ने बिगड़ी संवारीए। तेरा सच्चा दरबार तेरी हुंदी जय जयकार, तेरे चरनां च जग सारा झुकिया। ओ जोगी केड़ियां, जोगी केड़ियां गल्लां तो अज रुसिया, जोगी केड़ियां गल्लां तो अज रुसिया। किवें दस किवें हाल दसां तैनू शाह दी तड़ाई दा, जेड़ा सी भंडार कदे दुध ते मलाई दा। अज हो गया कंगाल बाज रत्नों दे लाल, जोगी रोकिया न किसे कोलों रुकिया। ओ जोगी केड़ियां गल्लां तो अज रुसिया, जोगी केड़ियां गल्लां तो अज रुसिया। एक और बड़ा इसी में बढ़िया गीत है बाबा बालकनाथ। ओ पौना हारी दा अद्भुत है दरबार, दूधा तारी दा अद्भुत है दरबार। बाबे दा दरबार रंगीला, संगतां दर ते आईयां ने। बाबे दा दरबार रंगीला, संगतां दर ते आईयां ने। हथ जोड़ के दर बाबे नू अरज़ां सुनाइयां ने। चोलियां पर पाण मुरादां, चोलियां पर पाण मुरादां। आके विच दरबार पौना हारी दा अद्भुत है दरबार, दूधा तारी दा अद्भुत है दरबार। शाह तड़ाइयां तूणा लाके, अंग बभूता रमाइयां ने। शिव भोले दा फेर के मणका, कितियां नेक कमाइयां ने। मस्त मलंगा नाल पबूती, मस्त मलंगा नाल पबूती। तारे अकुल संसार पौना हारी दा अद्भुत है दरबार, दूधा तारी दा अद्भुत है दरबार। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। पिंड दे लोकां रत्नों दे घर जाके मन परमाया सी। फसलां साडियां गऊआं चर के डाडा कहर कमाया सी। ना जाने ओ रहिंदा किथे, ना जाने ओ रहिंदा किथे।
ਸੁੱਤਾ ਲੱਤ ਪਸਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੁਦਾ ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਤਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਖਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੀਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੀਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੁਦਾ ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈ ਤੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਖਾਈ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਕਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੁਦਾ ਤਾਰੀ ਦਾ अद्भुत है दरबार। ये चमत्कार मेरे बाबा बालकनाथ का था कि 12 साल जो माँ ने ताना दिया कि तेरे को रोटियां खिलाई, बाबा ने बोला कि वो उठा अपने दूध भी लस्सी भी और रोटियां भी, तू क्या सोचती है कि मैं तेरी रोटियों पे पड़ रहा था? ये मैं तेरा कर्ज चुकाने आया था जो मैंने एक रात तेरे पास पिछले जन्म में बिताई थी। तो ये वो कर्ज था जो 12 घंटे के मतलब जो है वो मैंने तेरे घर में बिताए थे, मैं उसको चुकाने आया था। ये बाबा जी की पिछले जन्म की कहानी है जो धर्मों के पास उन्होंने जो है वो अपना वो मतलब वक्त बिताया था। तो ये इसलिए बहुत ही बेहतरीन। हाँ बिल्कुल, तो बाबा बालकनाथ। आजकल चारों तरफ आप देख रहे हैं कि युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, चिट्टा ज़्यादा चल रहा है, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ संदेश दीजिए। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में चुनौतियाँ बहुत होती हैं, हम लोगों को जो है वो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना जो मन है उसको हारना नहीं है, क्योंकि नशे की ओर जा कर के आदमी तभी जाता है जब वो अपने वास्तविक जीवन की जो संघर्ष है उससे वो हार जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो युवा जो हमारे हैं वो इस बात को ख्याल रखें कि आपका जो दोस्त है, आपकी जो संगत है, आपके जो साथी हैं, आप ऐसे साथियों का ही चयन बिल्कुल ना करें कि जो आदमी आपको जो है वो इस गलत रास्ते पर ले जाने वाले हों, क्योंकि ये एक चिट्टा खास करके जो एक ऐसी बीमारी है या जो ये ड्रग्स हैं ये ऐसी हैं कि एक बार भी अगर आपने गलती से भी किसी दोस्त के कहने पर या किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अगर आपने उसको जो है वो उसका टेस्ट ले लिया तो फिर उसके बाद आप उसको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ पाएंगे। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मेरे गांव में ऐसे बच्चे कई मर चुके, जो बच्चे एड़ियाँ रगड़ करके मर गए लेकिन वो छोड़ नहीं पाए इसको। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों आपके कंधों पर आने वाले भारत की, कल के भारत की जिम्मेदारी है। और मैं विकास राणा जी आपको भी इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि जो आपने मोटिवेशन फिटनेस क्लब शुरू कर रखा है उसका भी उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हैं वो आपके क्लब से जुड़ें, जो नशों से दूर भाग करके अपने स्वास्थ्य को, अपने को बलपुष्ट बनाएं और हमारी सेनाओं को आने वाले समय में जो है वो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे वो नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे सेना है, इसके लिए बतौर ऑफिसर भी ज़रूरत है, बतौर सैनिक भी ज़रूरत है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप जो हैं वो उन सारे उनके जो परिमाप हैं या उनके जो मतलब पैरामीटर्स हैं उसको पूरा कर पाएंगे, तभी आप जो हैं वो इसको अपनी ज़िंदगी को खुशहाल, वरना एक पशुओं की तरह एड़ियाँ रगड़ कर मर जाने से तो बेहतर है कि आप लोग जो हैं वो इस तरफ आएँ और इन चीज़ों से, नशों से दूर रहें। आपके कंधों पर कल का भारत है। आप सोचिए कि अगर भारत का हर एक नौजवान जो है वो नशे की चपेट में आ जाएगा तो कल भारत की रक्षा कौन करेगा? सर जैसे कि आपको पता है हमारा मोटिवेशन, तो आप उसको आशीर्वाद भी दीजिए और 2 साल की।
मैं विकास राणा जी आपके मोटिवेशन फिटनेस क्लब के लिए अपनी दिल की गहराइयों से जो है वो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आपका जो ये एरिया है जिसमें आप इसको काम को कर रहे हैं वो हमारा जो जयसिंहपुर उपमंडल है, इस उपमंडल के लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़ें, आपके साथ जुड़ें, आपको सहयोग करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल के लिए हमारे युवाओं की आने वाले समय में जो चुनौतियाँ भारत के सामने हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है, क्योंकि आपके आसपास पड़ोस के जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, आप देखिए कि वहाँ पर जो क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। हमें उनसे अपने आप को अलग करके नहीं रख सकते। आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में, हमारे बलूचिस्तान में, हमारे सिंध में, हमारे बांग्लादेश में हमारे साथ क्या हो रहा है। और अपने आप को अगर आप उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो स्थिति वही होगी जो हमारे देश में हमलावर आए थे। बाबर आया था, हुमायूं आया था, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे लोग आए थे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग आए थे। गुरु गोविंद सिंह के शहजादों को और उनके सारे परिवार को जो है वो कुर्बानियाँ देनी पड़ी अपने धर्म की रक्षा के लिए। लोगों को तवों के ऊपर और कढ़ाओं में डाल करके उनको आरे से चीर दिया गया। तो इस तरह की नौबत आने वाले समय में अब ना आए। इन चीज़ों से हमको सबक लेना है। हमें हमारे नौजवानों को याद रखना चाहिए कि काबुल और कंधार तक हमारे देश की सीमाएं लगती थी। कभी बर्मा हमारे देश में था, कभी ये जो आपका म्यांमार जिसको आप बोलते हैं ये हमारे देश का एक हिस्सा था। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान वगैरह ये सारे जो इस देश के थे, और जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे भारतवासी हैं। वो ये इस बात को माने, उनका डीएनए भारतवासी है, उनका डीएनए यहाँ का है। कोई भी लोग जो थे वो हमारे बाहर से नहीं आए, वो इस देश के लोग हैं। वो इस बात को समझें और भारत की संस्कृति को समझें कि इस संस्कृति के मुकाबले में जो हमें हमारे ऋषियों मुनियों ने आज हमारे जीवन को चलाने के लिए दी हैं, जो चीज़ें दी हैं, हम उनको अपनाएं। इतनी खूबसूरत संस्कृति जो कभी किसी का विरोध नहीं करती है, कभी किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करती। लेकिन हमें अब ये जो इतिहास पिछले 1500 साल का है, इससे एक सबक ले लेना चाहिए कि जहाँ पर हम लोग भक्ति और भाव और ये प्रेम भावना जो है वो उसको प्रदर्शित करते हैं। हमारे देश को अब एक सशक्त होने की ज़रूरत है और एक ऐसा भी एक जो है वो सिस्टम एक ज़रूर होना चाहिए, एक तंत्र ज़रूर होना चाहिए कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है या कोई मतलब ऐसी मुसीबत आती है तो हम लोगों को एकदम इकट्ठे होकर के, आपस में बंट करके नहीं, इकट्ठे होकर के जो है वो उसका सामना। तो इसके साथ ही मैं आपको भी और राणा जी और आपके दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगर मेरे से कहीं गलती से कोई चीज़ जो है वो छूट गई हो, कह गई हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरा मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर आपने YouTube चैनल वगैरह जो देखते हैं तो आप उसमें से जो है वो हमारा जो धौलाधार की गूंज YouTube चैनल है इसको देखें। मैं वैसे फेसबुक के ऊपर भी अपनी रचनाएं जो है वो डालता रहता हूँ। पंजाबी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ और गीत भी लिखता हूँ और कविताएं भी लिखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि बड़ी सिंपल सी आम आदमी के समझ तक पहुँचने वाली कविताएं हैं, ज़्यादा कलिष्ठ नहीं होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका मोटिवेशन फिटनेस क्लब का और आपका राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। जय श्री राम। हमसे बात करने के लिए बहुत